कहते हैं कुछ कहानियां गलत और सही के बीच की पहचान मिटा देती हैं, बुराई और अच्छाई के बीच का फर्क खत्म कर देती हैं। कहानियां जो अपने होने पर ही सवाल खड़ा कर देती हैं। और ऐसी कहानियों के लिए फॉलो कीजिए मेरे पॉडकास्ट को, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ नश्वर है। कुछ बचेगा तो वो बस कहानियां। क्या प्रकृति तुम्हारे हर सवाल का जवाब देती है? क्या विज्ञान के पास हर बीमारी का इलाज है, हर सवाल का जवाब है? शायद नहीं। शादी ब्याह का माहौल हमेशा एक घर को जैसे महफिल बना देता है, त्योहार की तरह सजा देता है। हर कोई अपने अपने काम में और मस्ती में लगा रहता है। पंकज की माँ आज बहुत खुश थी, क्योंकि कई सालों बाद घर में खुशी का मौका आया था। दूर दूर से बेटे की शादी में कई सारे रिश्तेदार आए थे। शादी के बाद आज पहली रात पंकज और सौम्या, पूरे घर में चहल पहल थी। पंकज बाकी सारे रिश्तेदारों के साथ घर के ड्राइंग रूम में बैठा था और सौम्या कुछ लेडीजों के साथ अपने कमरे में बैठी थी। जैसे जैसे रात बढ़ी, मस्ती मजाक खत्म हुआ और उन लेडीजों के कमरे से जाने के बाद पंकज अंदर आया। अंदर आके पंकज ने देखा कि सौम्या शायद बाथरूम में थी। उसने कुछ देर इंतजार किया और जब सौम्या बाहर नहीं आई तो उसने दरवाजा खटखटाया। सौम्या ने अंदर से कोई आवाज नहीं दी। जब तकरीबन 10 मिनट और हो गए थे तो उसकी चिंता बढ़ने लगी। उसने दरवाजा और जोर जोर से खटखटाया और जब सौम्या ने अभी तक जवाब नहीं दिया, कोई आवाज नहीं आई, तो पंकज ने दरवाजे को तोड़ दिया। अंदर जाके देखा तो सौम्या फर्श पर बेहोश पड़ी थी। पंकज ने सौम्या को उठाया, उसे बेड पे लिटाया और उन्हीं के अपार्टमेंट में रहने वाले एक डॉक्टर को बुलाया। एक नई नवेली दुल्हन के साथ और नई शादी के बाद जो खुशी का माहौल था वो अचानक थोड़े गम में बदल गया और उन लोगों के मन में जन्म ले लिया था एक डर ने। सभी के सभी परेशान थे। जब डॉक्टर साहब आए और उन्होंने चेक करके बताया कि सब कुछ तो नॉर्मल है, शायद किसी मानसिक तनाव की वजह से ये सब हुआ है। उन्होंने गीला कपड़ा सौम्या के चेहरे पे रखा ही था कि सौम्या चीखते हुए उठी और फिर बेहोश हो गई। डॉक्टर ने तभी उसे नींद का इंजेक्शन दिया। सब लोग बाहर बैठे अंदर कमरे में हुए उस हादसे के बारे में बात कर रहे थे कि कमरे के अंदर से चीजों के टूटने फूटने की आवाजें आने लगी। दौड़कर जब कमरे में पहुंचे तो देखा कि कमरे में रखा सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। काफी चीजें टूट फूट गई थी और सौम्या कहीं नजर नहीं आ रही थी। पंकज ने जल्दी से बाथरूम के अंदर देखा और सौम्या वहां नहीं थी। सब कमरे में देख ही रहे थे कि पंकज के भतीजे ने कहा, चाचू वो देखो, वो रही चाची। देखा तो सौम्या पलंग के नीचे बैठी हंस रही थी। पंकज ने उसे देखते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये सब क्या किया तुमने? जवाब में सौम्या ने कहा, वहां खड़े परिवार के हर एक शख्स ने सुना। मैंने नहीं, सौम्या ने किया। घर वाले इस बात को सुनकर सोच में पड़े ही थे कि सौम्या फिर से बेहोश हो गई। शायद नींद की दवा अपना काम कर गई थी। कुछ दिनों में जब सब कुछ शांत सा हुआ तब वो दोनों हनीमून पर निकले, पहाड़ों और वहां की वादियों में। 1-2 दिन में ही समझने लगे थे वो एक दूसरे को। रात को आराम कर सुबह घूमने जाने का प्लान था। बाथरूम का गीजर ऑन किया, नहाने के लिए पानी गर्म करना था। थोड़ी देर में जब सौम्या बाथरूम गई तो जोर से चीखी। पंकज जल्दी से अंदर पहुंचा तो सौम्या रोती हुई अपने हाथ को मलते हुए बोली, पानी बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, मेरा तो हाथ ही जल गया। पंकज ने पानी में हाथ डाल के चेक किया तो पानी पूरा ठंडा था। पंकज ने सौम्या को कहा, शादी हो गई है बाबा, अब ज्यादा स्ट्रेस मत लो, जल्दी से नहा के आओ और उसके बाद घूमने चलते हैं।
सौम्या शावर में नहा रही थी कि उसके हाथ से साबुन गिर गया। चेहरे पर साबुन लगा हुआ था तो आंखें खोल नहीं पा रही थी और ऐसे ही आंखें बंद किए साबुन नीचे ढूंढने लगी। तभी ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ के साबुन थमा दिया हो। सौम्या ने तभी अपना चेहरा धोकर बाथरूम में इधर उधर देखा, जहां उसके अलावा वहां और कोई नहीं था। सौम्या ने जैसे ही नहाना खत्म किया और देखा तो वो तौलिया लाना भूल ही गई। बाथरूम से एक हाथ बाहर निकाला और पंकज को आवाज लगाई कि तौलिया देना। पंकज जितनी देर में तौलिया उसे दे पाता उतनी ही देर में उसे सुनाई दिया, क्या कर रही हो, छोड़ो ना, अरे बाहर तो आने दो। पंकज पलट के कुछ बोलता, उससे पहले ही उसे सुनाई दी सौम्या की चीख। पंकज ने दौड़ के दरवाजा खोला तो देखा सौम्या को चोट लगी थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने बाथरूम से निकल के उसका हाथ जोर से खींच लिया हो। सौम्या को लगा कि ये पंकज ने किया है, लेकिन पंकज तो दरवाजे के आसपास तक भी नहीं था। दिन भर का जो प्लान था घूमने का वो कैंसिल करना पड़ा और रात को दोनों जब सो रहे थे तब देर रात पंकज को महसूस हुआ जैसे सौम्या बड़ी गहरी सांसें ले रही हो। उसने आधी नींद में बिना आंख खोले ही कहा, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, जो इतनी गहरी सांसें ले रही हो? पंकज के इस सवाल का कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उस वक्त पंकज को अपने सीने पर एक हाथ महसूस हुआ। वो फिर बोला, सुबह के 3:30 बजे तुम्हें मुझ पे इतना प्यार क्यों आ रहा है? पंकज ने अपनी बात खत्म की ही थी कि उसे बाथरूम से एक आवाज आई और सौम्या ने पूछा, इतनी रात को किससे बातें कर रहे हो? ये सुनते ही पंकज की नींद खुल गई और तब उसने देखा कि सौम्या बेड पर थी ही नहीं, वो तो बाथरूम से अभी अभी निकली थी। तो फिर वो सांसें और वो हाथ किसका था, जानते हैं इस कहानी के अगले भाग में। और अब बात करते हैं दूसरी कहानी की। ये कहानी मुझसे बबलू नाम के बंदे ने शेयर की है। वो कहते हैं कि मैं रोहतक का रहने वाला हूँ। कुछ साल पहले मैं नौकरी के लिए अपने गांव से गुड़गांव गया था। तब मैं वहीं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी किया करता था। वैसे मेरा ऑफिस मेरे रूम से थोड़ा दूर था, पर मुझे अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, इसलिए मैं नौकरी को छोड़ना नहीं चाहता था। आप तो जानते हैं कि आजकल अच्छी नौकरी मिल पाना बहुत मुश्किल है। वहां सब कुछ सही था, बस एक दिक्कत थी कि नए लोगों को छुट्टियां नहीं मिलती थी। अगर किसी को छुट्टी लेनी होती तो उससे 1 महीने पहले कंपनी को बताना पड़ता था। कोई इमरजेंसी या मेडिकल लीव पर जब कोई जाता था तो कंपनी का आदमी उसे वेरीफाई करता था, उसे चेक करता था कहीं कोई झूठ तो नहीं बोल रहा। ऐसे हालात में झूठ बोलकर छुट्टी ले पाना मतलब अपनी नौकरी से हाथ धोने के बराबर था। अब इसमें कंपनी का भी कोई फॉल्ट नहीं था। कंपनी अपने एम्प्लॉयज को बहुत सारी सुख सुविधाएं वक्त पर देती थी, सैलरी भी अच्छी थी। मैं बचपन से ही गांव में पला बड़ा था, इसलिए मुझे मेरे गांव जाना, वहां रहना अच्छा लगता था। मेरे सारे दोस्त, सारे रिश्तेदार, परिवार सब वहीं था। एक दिन हुआ ये कि मैंने अपने गांव जाने के लिए 4 दिन की लीव अप्लाई की। मेरे गांव की एक पूजा थी और त्योहार था। ये पूजा वहां हर साल की जाती है। वैसे भी नौकरी लगने के बाद 5 महीने तक मैं गांव नहीं गया था। नया होने के कारण मुझे गांव जाने के लिए छुट्टियां नहीं मिल रही थी। मुझे इस बात का भी डर था कि कहीं मुझे नौकरी से ना निकाल दें। उसी वक्त दिवाली का भी त्योहार था और कंपनी ने मेरी छुट्टी कैंसिल कर दी। मेरे बजाय वहां पर जो लोग पुराने थे और बहुत पहले से काम कर रहे थे, उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। मैं थोड़ा निराश हो गया क्योंकि इतने महीने से मैं पूरी ईमानदारी से काम कर रहा था। इसके बाद अब उस नौकरी को छोड़ने के बारे में सोचने लगा था। दिवाली होने के बाद मुझे अचानक बताया गया कि 3 दिन की छुट्टी मेरी मंजूर हो गई है। मैं हैरान हो गया क्योंकि तब मुझे छुट्टी की कोई जरूरत नहीं थी। वहां त्योहार भी खत्म हो चुका था। मुझे समझ नहीं आया कि मैं अब करूंगा क्या वहां जाके। पर फिर मन में आया कि अब छुट्टी मिली गई है तो गांव होकर क्यों ना आ जाऊं, पता नहीं फिर कब छुट्टी मिले।
ऑफिस से छूटने के बाद मैं सीधा रेलवे स्टेशन चला गया। वहां जाकर इंक्वायरी की तो पता चला कि मेरे गांव जाने वाली ट्रेन तो कब की निकल चुकी है और दूसरी ट्रेन अगले दिन सुबह है। मुझे जल्द से जल्द गांव जाना था। ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए मैं फिर उसी वक्त बस डिपो की तरफ चला गया। वहां जाकर पूछताछ की तो पता चला कि उस वक्त मेरे गांव जाने के लिए कोई भी बस नहीं है। बहुत देर हो गई थी और सारी बसें कब की जा चुकी थी। मैं थोड़ा परेशान हो गया। एक तो बहुत दिनों बाद मुझे छुट्टी मिली थी और अब गांव जाने के लिए कोई भी बस या ट्रेन नहीं थी। रात भी बहुत हो चुकी थी। सोचा कि यहाँ वहां भटकने से अच्छा है कि अपने कमरे में वापस चला जाता हूँ। अगले दिन गांव जाने का कोई मतलब ही नहीं था क्योंकि मेरा पूरा दिन सफर में ही निकल जाता और फिर गांव पहुंचकर मुझे कुछ ही घंटों में वापस निकलना पड़ता। मैं परेशान होकर बस डिपो से बाहर चला गया। वहीं एक आदमी रिक्शा के पास बीड़ी पीते हुए खड़ा था। मैंने उस आदमी के पास जाकर कहा, स्टेशन चलोगे? उसने हाँ में सर हिलाया और वो रिक्शे में बैठ गया। उसके पीछे पीछे मैं भी रिक्शे के अंदर बैठ गया। उसने रिक्शा को चालू करते हुए पूछा, क्या हुआ? मैंने अभी कुछ देर पहले आपको भागते हुए बस डिपो के अंदर जाते हुए देखा था और अब आप वापस आ गए हो। मैंने उसे बताया मुझे 3 दिन की छुट्टी मिली और मैं बहुत दिनों बाद अपने गांव जाने वाला था, लेकिन यहाँ आया तो पता चला कि बहुत देर हो चुकी है। कोई ट्रेन कोई बस नहीं है, इसलिए मैं अब वापस जा रहा हूँ अपने रूम पे। तब उसने मेरे गांव के बारे में पूछा। मैंने उसे अपने गांव का नाम बताया। उस रिक्शे वाले ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ आगे से एक रास्ता है जहाँ से एक प्राइवेट बस गुजरती है रात के 12 साढ़े 12 के करीब। अगर वो बस तुम्हें मिल गई तो तुम भी गांव जा सकते हो। हाँ, बस एक बात है कि वो बस डिपो में नहीं आती, बाहर किसी डिपो से आकर बाहर के बाहर ही निकल जाती है। वो बस तुम्हारे गांव के करीब से होकर गुजरती है। अगर तुम उस बस को पकड़ सके तो तुम्हारा काम हो जाएगा। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ा सही लगा। आखिरकार मुझे एक रास्ता दिखाई दे रहा था। मैंने उससे पूछा कि आप उस बस के बारे में कैसे जानते हो? उस आदमी ने बताया कि मैं दिन रात इसी इलाके में रिक्शा चलाता हूँ, इसलिए पता है। मैं तुम्हें एक रास्ते पर छोड़ देता हूँ, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन वहां से तुम्हें वो बस मिल जाएगी। मुझे भी किसी तरह गांव जाना था, इसलिए मैंने बिना कुछ सोचे उसे हाँ कर दिया। उस रिक्शा वाले ने मुझे कुछ ही देर में एक सुनसान रास्ते पर छोड़ दिया और वहीं खड़े होकर मैं बस का इंतजार करने लगा। और जैसा उसने बताया था, मैं उसी सुनसान रास्ते पर खड़ा था। उस वक्त रात के करीब 12 बज रहे थे और मैं अकेला वहां खड़ा था। मैं बिल्कुल अकेला था। पता नहीं था वहां कितना इंतजार करना पड़ेगा, बस आएगी भी या नहीं कुछ पता नहीं था। किसी से कुछ पूछताछ करने के लिए कोई साधन भी नहीं था वहां पे। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया। मैं आधे घंटे से वहां अकेला खड़ा था। एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी, इतनी देर से वहां एक भी गाड़ी नहीं गुजरी थी वहां पे। मैंने सोचा कि अब इंतजार कर ही लिया है तो कुछ देर और सही। मैं वहीं एक पत्थर पर बैठ गया। बैठे बैठे मुझे नींद आने लगी थी। मुझे लगा कि शायद गांव जाना मेरे नसीब में ही नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बस मेरे आने से पहले ही यहाँ से चली गई होगी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। मैंने अपना बैग उठाया और वापस स्टेशन की तरफ जाने लगा। तभी मुझे दूर से